हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सी टेट और यूपी टेट के लिए सोशल साइंस हम कर रहे थे। यूपी टेट के अलग से भी सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है सोशल साइंस के लिए, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी दोनों के लिए भी ये वाली सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। स्पेशली सी टेट के लिए हम इसे कर रहे हैं। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें हम करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है और कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये सब के बारे में जानेंगे आज के चैप्टर में। और इस चैप्टर के बाद फिर हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं उनको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जानेंगे। रॉक्स कितने प्रकार की होती हैं और रॉक साइकिल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। शैल चक्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहती है, कंटेंट भी बाइलिंगुअल ही रहता है। तो अगर हम देखें पृथ्वी को, तो पृथ्वी हमें ऊपर से तो दिखती है कि पृथ्वी की सरफेस पर क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि पौधे, पहाड़, नदियाँ, वन, तो ये सब मिलते हैं हमें पृथ्वी की सरफेस पर यानी कि ऊपरी भाग पर। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर क्या है, ज़मीन जब आप खोदते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी निकलती है और ज़्यादा अंदर अगर जाते हैं तो फिर पानी आपको मिलता है। तो आखिर पृथ्वी के अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है, तो पृथ्वी के अंदर काफ़ी कुछ है, मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इंटीरियर जो है पृथ्वी का, वो हमारा कई लेयर्स से बना हुआ है। तो उसमें जो हमारी मोटी मोटी अगर लेयर्स की हम बात करें तो वो 3 लेयर पाई जाती हैं। जैसे कि एक लेयर हमारी हो गई क्रस्ट, एक हो गई मेंटल और एक हो गई हमारी कोर। तो ये वाली जो लेयर्स हैं ये पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर। अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखो आपने उबला हुआ अंडा देखा होगा। उबला हुआ जो अंडा आपने देखा है उसके ऊपर जो छिलका होता है उसको आप मान लीजिए पृथ्वी की क्रस्ट। क्रस्ट यानी सबसे ऊपर वाला भाग, परपटी, इसको हिंदी में कहेंगे परपटी और इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट। तो अंडे का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको उबला हुआ अंडा लेना है, उबला हुआ, ना कि जो कच्चा होता है। उबले हुए से अच्छे से समझ में आएगा। तो उबला हुआ जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर की जो लेयर है वो होती है हमारी परपटी। कुछ इस तरह से ही पृथ्वी का भी ऊपरी भाग है जो कि बहुत ही पतला होता है और हार्ड भी होता है। हार्ड क्यों होता है, देखो उस पर आपको पर्वत मिलेंगे, तो पर्वत देखे होंगे अपने काफ़ी कठोर होते हैं। तो ऊपर की लेयर सख्त भी होती है और दूसरा काफ़ी पतली भी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। जो ऊपर की जो लेयर है, ये ब्लैक कलर से आउटलाइन जो दिख रही है आपको, ये ही है हमारी क्रस्ट। तो ये हमने देख लिया। अब एग में क्रस्ट जो वाइट वाला जो छिलका है, छिलके के अंदर अगर जाएँ तो वाइट वाला पार्ट आता है। वाइट वाला पार्ट आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वो रहता है उसमें। तो यही है हमारा मेंटल। ये जो पृथ्वी के अंदर वाला भाग है मेंटल, ये काफ़ी क्षेत्रफल को घेरता है पृथ्वी का। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये डार्क रेड कलर से आपको दिख रहा है, एक आपको ये लाइट रेड कलर से दिख रहा है। तो ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी लेयर है ये आपकी कहलाती है मेंटल। तो ये जो बाहर वाली डार्क रेड की है ये तो अपर मेंटल कहलाती है, और जो अंदर की तरफ की है वो लोअर मेंटल कहलाती है। यानी कि पूरी लेयर जो है ये आपकी ये मेंटल है। अब जैसे ही अब क्योंकि ये देखो चौड़ा भी भाग है और बड़ा भी है, तो इसलिए ये ज़्यादा क्षेत्रफल को घेरता है पृथ्वी के। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर आती है क्रोड। इंग्लिश में कहते हैं कोर, हिंदी में कहते हैं क्रोड। तो ये होता है हमारा ये येलो वाला पार्ट। एग में भी अगर आप देखें तो जो येलो वाला पार्ट होता है, जिसे वो अंडे की गिरी बोलते हैं, तो वही मान के चलिए। तो ये हो जाता है हमारा कोर या फिर क्रोड। अब देखो ये जो है ये वाली कोर, ये तो है आउटर कोर, ये होती है हमारी लिक्विड में। और ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये होती है हमारी इनर कोर, ये होती है हमारी सॉलिड, मतलब ठोस होता है ये भाग। ये हमारा लिक्विड में होता है और ये होता है ठोस में, जो अंदर वाला भाग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो पृथ्वी अंदर से इसी तरह की है एक तरह से, अगर हम समझें तो ये क्योंकि हमने पृथ्वी का ये टुकड़ा काट करके दिखाया है, अंदर से स्ट्रक्चर दिखाना था ना इसका, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से काट करके दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अब देखो बारी बारी से इन लेयर्स की बात करेंगे।
सबसे ऊपर वाली लेयर की बात करें कि जो वो हमारी कहलाती है क्रस्ट या फिर परपटी, तो ये सबसे ऊपर जो सतह होती है पृथ्वी की, उसकी सबसे ऊपर वाली परत को ही कहते हैं परपटी। और ये सभी परतों में सबसे पतली है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, सबसे पतली है ये और कठोर भी है। तो ये जो परपटी है इसकी देखो सबसे पतली लेयर है, फिर भी देखना इसकी जो गहराई है वो कितनी है। तो एक तो होती है हमारी महाद्वीपीय परपटी और एक होती है हमारी समुद्री। समुद्री कैसे, वो मैं अभी समझा दूंगी आपको। तो देखो जो महाद्वीपीय परपटी है ये लगभग 35 किलोमीटर तक है। समझते हैं इसको। जैसे मान लो महाद्वीप है ये, महाद्वीप मतलब जो ज़मीन वाला भाग है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। तो ज़मीन वाला जो भाग है इसमें अगर हम देखें ये वाली जो हमारी लेयर है, ये लगभग अगर हम इतनी गहराई तक जाएं तो ये होगी हमारी 35 किलोमीटर। अब देखो यही वाला हिस्सा क्या होगा, मान लो यहाँ पर समुद्र है हमारा, यहाँ पर है समुद्र। अब ये तो इतनी ऊंचाई हो गई ज़मीन की, तो आपने देखा होगा समुद्र थोड़ा गहराई में होता है, ऊपर तो उसके पानी होता है लेकिन नीचे तो ज़मीन ही है। वो जो नीचे ज़मीन है वो ज़मीन हमारी कितने किलोमीटर तक होती है, वो हमारी है 5 किलोमीटर तक। मतलब ज़मीन तो और गहरी होगी लेकिन जो परपटी वाला भाग है वो हमारा सिर्फ 5 किलोमीटर है। तो जो परपटी है हमारी महाद्वीप वाले एरिया में ये 35 किलोमीटर है और जो समुद्र वाला एरिया है उसमें ये 5 किलोमीटर गहरी है बस। तो परपटी काफ़ी पतली लेयर है। और देख लेते हैं आगे। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें से देखो पहले तो हमने ऐसे दिखाया था, ये अंदर से पहले हमने अंदर से ऐसे दिखा दिया था ये वाला भाग। अब ये हमने इसका टुकड़ा निकाल करके ये दिखा दिया, जैसे मान लो प्याज में से एक टुकड़ा निकाल करके तिकोना काट करके वो हम दिखा दें, कुछ इस तरह से हमने ये दिखाया है। तो देखो ये दिखाया हुआ है पार्ट क्रस्ट का। ये जो यहाँ से लाइन देख रहे हैं ब्राउन कलर की, ये क्रस्ट वाला पार्ट है। और देखो इसकी बात कर रही थी मैं, देखो जैसे ये मान लो ये वाला जो है महाद्वीप वाला भाग है ब्राउन कलर का सारा, तो ये आपको ऊंचा दिखाई दे रहा होगा, मतलब ज़्यादा इसका जो है लेंथ दिख रही होगी। लेकिन जो समुद्र का पानी है देखो ब्लू कलर का, उसके नीचे आपको ज़मीन दिख रही है। तो ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रही है ना जगह, ये आपकी है परपटी वाली जगह। तो ये वाला हिस्सा जो है ये 5 किलोमीटर है और ये है हमारा 35 किलोमीटर। तो क्रस्ट वाला जो भाग है हमारा ज़मीन वाले हिस्से से 35 किलोमीटर गहराई तक है और समुद्र से देखें तो 5 किलोमीटर है। तो ये सबसे पतली लेयर है। आगे बढ़ते हैं, बाकी भी देख सकते हैं आप इसमें नीचे। तो ये हो गया हमारा मेंटल वाला पार्ट पूरा, और यहाँ से हमारा हो जाता है कोर वाला पार्ट पूरा, ये लिक्विड पार्ट। और अंदर वाला जो होता है सबसे अंदर वाला वो होता है हमारा सॉलिड, मतलब ठोस। अब देखो इसकी संरचना की बात करें तो किन किन चीज़ों से ये बनी है, तो देख लेते हैं। बात करें अगर महासागरीय प्रकृति की, महाद्वीपीय प्रकृति की, यानी कि जो ज़मीन वाला हिस्सा है, तो ज़मीन वाला जो भाग है ये 2 खनिजों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिना से। तो इसको अगर हम शॉर्ट में कहें तो Cl, इनका अगर हम स्टार्टिंग वाला ये ले लेते हैं लेटर्स, तो ये बन जाता है Cl और Cl इसे बोलते हैं। तो Cl से ये बना है महाद्वीपीय प्रकृति। महासागरीय प्रकृति की बात करें, देखो ये रही महासागरीय प्रकृति जो मैंने बताया था, ये वाला जो हिस्सा है ये महासागरीय प्रकृति का है। और ये महाद्वीपीय प्रकृति है, देखो काफ़ी गहराई तक ये रहती है, नीचे देख रहे होंगे आप। तो ये 35 किलोमीटर इसका हिस्सा है। तो महासागरीय प्रकृति बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से, इसी वजह से इसको कहते हैं सीमे। तो इनके क्योंकि स्टार्टिंग के हमने लेटर्स ले लिए हैं 2-2, तो ये बन गया सीमे। और फिर है, अगर हम बात करें जो ऊपरी परत है हमारी, तो ऊपरी परत यानी कि परपट्टी जो हमारी बनी है, परपट्टी बनी है हमारी Cl और सीमे से, यानी कि महाद्वीपीय परपट्टी जो बनी है वो तो Cl से बनी है, और महासागरीय परपट्टी बनी है हमारी सीमे से। तो Cl और सीमे से बनी है हमारी ऊपरी परत पृथ्वी की, जिसे कि हम परपट्टी बोलते हैं। अब देखो मेंटल की बात करें, जो हमारी सेकंड लेयर थी, पहली लेयर थी हमारी क्रस्ट यानी कि परपट्टी, सबसे ऊपर वाली लेयर। अब नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की लेयर है हमारी, वो है हमारी मेंटल। तो मेंटल जो है परपट्टी के ठीक नीचे है, और ये द्रवित अवस्था में होती है, इसमें द्रवित अवस्था में मिलता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है ये। और इसमें मैग्मा रहता है। हम बात करें अगर, जो मैग्मा आपका उसमें से निकलता है ना, पर्वतों में से, जिसको हम लावा बोलते हैं, बाहर निकल करके वो लावा बन जाता है, अंदर जब रहता है लिक्विड फॉर्म में तो उसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा की फॉर्म में रहता है मेंटल में, जो लिक्विड रहता है। तो मेंटल परपट्टी के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो आप सोच सकते हैं लगभग 3000 किलोमीटर, कितना ज़्यादा होगा ये। तो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये फैला हुआ है।
और इसके बारे में फैक्ट यही है। इसके बाद हमारी थर्ड लेयर आ जाती है क्रोड या फिर कोर। तो पृथ्वी के सबसे भीतरी परत जो है वो हमारी क्रोड कहलाती है, जो कि हम देख चुके हैं, बिल्कुल अंदर वाला जो पार्ट है। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। देखो त्रिज्या क्या होती है, अगर मान लो हम किसी ऐसे ही मान लो किसी गोल चीज़ को लें, पृथ्वी को लेंगे, पृथ्वी की जगह अगर हम बॉल को लें, बॉल अंदर से ठोस होनी चाहिए, तो इसमें अगर हम बिल्कुल बीच में पहुंचना चाहें, इसके बिल्कुल बीच में, ऐसे ही है हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल बीच में अगर जाएंगे हम, तो यहाँ से सरफेस तक का जो एरिया है, ये बीच वाले बिंदु से और बाहर की लेयर तक का जो एरिया है, ये हमारा कहलाएगा त्रिज्या। तो इसी त्रिज्या की बात हो रही है। मान लो कि कोर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक है, तो ये इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, क्योंकि इधर की साइड तो ये लेयर है बाकी वाली, तो यहाँ से यहाँ तक कोर को मान लेते हैं, तो ये है लगभग 3500 किलोमीटर, इस तरह से बताया गया है। तो ये मुख्य रूप से निकल और लोहे की बनी है और इसे निफ़े कहा जाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वाले लेटर्स ले लिए थे बाकी में भी, तो इसमें भी हमने ले लिया है, तो निफ़े इसे कहते हैं। तो जो एक केंद्रीय क्रोड होती है, जो बीच वाला जो भाग होता है इसका जो टेम्परेचर है और जो इसका प्रेशर है उसका ये काफ़ी मतलब हाई रहता है। इसका प्रेशर और टेम्परेचर इसमें काफ़ी हाई रहता है, जो सेंट्रल क्रोड होती है। इसके बाद बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की। तो अब जो ये हमारी भूप्रपटी है, जो ऊपर वाला भाग है पृथ्वी का, इसमें काफ़ी सारी चट्टानें पाई जाती हैं और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो शैल जो होती है वो खनिज पदार्थ का प्राकृतिक पिंड है, मतलब कि खनिज पदार्थों की जो है प्रचुरता इसमें पाई जाती है। शैल मतलब चट्टानें होती हैं, चट्टानों को ही शैल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रॉक्स। तो शैल जो है विभिन्न रंग, आकार और बनावट के हो सकते हैं। ये जो खनिज वगैरह होते हैं इसमें तरह तरह के जो पाए जाते हैं खनिज इसमें, उन्हीं की वजह से इनका रंग, आकार, बनावट अलग अलग हो सकती है। और जो चट्टानें हैं यानी शैल हैं, जो ये 3 प्रकार की होती हैं। पहले है आग्नेय शैल, दूसरी है अवसादी या फिर तलछटी शैल, और तीसरी है रूपांतरित या फिर कायांतरित शैल। तो ये दी हुई है यहाँ पर, ये सबसे पहले वाली आग्नेय या फिर इग्नियस रॉक, और ये अवसादी शैल, और ये वाली मेटामॉर्फिक रॉक। आगे और देख लेते हैं इनके बारे में डिटेल से। तो आग्नेय चट्टान के बारे में अगर हम देखें तो ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है, ये इंग्लिश में है ना इग्नियस शब्द इसका, तो ये लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है आग या फिर अग्नि। तो जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, मतलब कि जैसे मान लो चट्टान है ये और इसके अंदर मैग्मा है, मैग्मा क्या करता है, ये कभी कभी बाहर भी निकल जाता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये लावा कहलाता है। तो जब ये ठंडा होता है, अब चाहे ये अंदर हो या फिर बाहर निकल जाए, तो जब ये ठंडा हो जाता है लिक्विड से, जब ठंडा हो जाता है ये, तो इसके बाद ये ठोस हो जाता है। तो ठोस होने के बाद फिर ये बन जाता है आग्नेय शैल, ये इग्नियस रॉक्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस चट्टान को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं इन चट्टानों को। तो आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अंतर्भेदी शैल मतलब इंट्रूसिव रॉक, और एक होती है बहिर्भेदी शैल यानी एक्सट्रूसिव रॉक। इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो वैसे तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, इसमें भी जो हमारा पहला टाइप है इग्नियस रॉक, इसमें भी 2 टाइप की होती हैं चट्टानें। इनको देख लेते हैं और डिटेल में। तो जो इसमें से जो हमारी बहिर्भेदी शैल है, एक्सट्रूसिव रॉक है, ये कैसे बनती है कि जो लावा है, लावा जो होता है ये मैग्मा जैसे ही पिघल जाता है ना, इसको लावा कैसे बनता है इसका हम देख रहे हैं। पिघला हुआ मैग्मा यानी कि जब वो चट्टान के भीतर है, चट्टान के जब भीतर है तो ये है मैग्मा। अब ये जब सतह पर आता है तो ये बन जाता है लावा, मतलब इसको लावा बोलते हैं जब ये बाहर आ जाता है पृथ्वी की सतह पर। तो जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। तो ये जो है इस तरह से बनता है, मतलब जब बाहर आ जाता है ये लावा, जब बाहर आ जाता है, दोनों में अंतर यही है। जब ये बाहर आ जाता है तो जब ये बहिर्भेदी शैल कहलाता है, और जब ये अंदर ही ठंडा हो जाता है तो ये हमारा अंतर्भेदी शैल कहलाता है। अंतर्भेदी मतलब जो अंदर वाला ही जो आपका शैल बन गया वो अंतर्भेदी कहलाएगा। तो यही बोला गया है, जैसे लावा में जो कन्वर्ट हो जाता है, ये बाहर निकल गया, लावा बन गया, और ये फिर हो गया ठंडा, ठंडा होने के बाद ठोस बन गया, और फिर बन गई ये आपकी आग्नेय शैल, जो कि है हमारी बहिर्भेदी शैल। आग्नेय का ही एक टाइप है ये। इस तरह से बनी चट्टानें ठंडी बहिर्मुखी आग्नेय चट्टानें हैं, और ये बहुत महीन दानों वाली संरचना है, जैसे कि बहुत बारीक दाने इनके होते हैं।
इसका एक उदाहरण है बेसाल्ट। अब अंतर्भेदी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा, जो आग्नेय शैल है हमारी, देखो जो सबसे पहले जो चट्टानें बनती हैं वो हमारी आग्नेय शैल कहलाती हैं। उनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। दो टाइप की होती हैं, एक तो जब लावा बाहर निकल जाता है तो बहिर्भेदी शैल कहलाती हैं, और जब वो अंदर ही ठंडा हो जाता है तो और ठोस हो जाता है तो हम उसको कहते हैं अंतर्भेदी। देखो ये दिया हुआ, जब पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की परपटी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर ठंडा हो जाता है, तो ये अंतर्भेदी शैल बनती है। मतलब ये अंदर ही शैल बन जाती हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। क्योंकि वे धीरे धीरे ठंडा हो जाते हैं इसलिए वे बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो इनमें और उनमें क्या अंतर है, वो बाहर जो निकल जाते हैं वो छोटे दाने बन जाते हैं, महीन दाने, बारीक दाने, और बेसाल्ट उसका उदाहरण है। लेकिन ये जो अंदर रह जाते हैं ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देखो आग्नेय शैल हमने पढ़ लिया, उसके दो टाइप भी देख लिए, अंदर जो रहती हैं अंतर्भेदी, बाहर जो निकल जाती हैं बहिर्भेदी। अब हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि हमने 3 टाइप देखे थे, दूसरा टाइप है ये हमारा। सेडिमेंट्री जो वर्ड है ये लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ है स्थिर, एक ही जगह पर रहना, स्थिर मतलब। तो आग्नेय जो चट्टानें हैं जो भी हमने पढ़ी हैं, ये लुढ़कती हैं, टूटती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और होता क्या है कि फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाती हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये जो अवसाद बन जाते हैं, जो टुकड़े बन जाते हैं इनके, ये हवा पानी इन सब के द्वारा जो है ले जाकर जो है जमा कर दिए जाते हैं किसी जगह पर, एक जगह। तो ये जो अवसाद होते हैं, ये जो टुकड़े होते हैं, ये दबकर और कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, जिन्हें अवसादी शैल के रूप में जाना जाता है। जो वो टुकड़े टूट गए थे आग्नेय शैल के, वो हमारे एक जगह पर जमा होते जाते हैं और फिर क्या होते हैं, वो दबकर और कठोर होकर क्या होते हैं, अवसादी शैल का जो है रूप ले लेते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप, साथ साथ कंटेंट देखते रहें, क्योंकि मेरा एक ही कंटेंट पे ध्यान रहता है, या तो फिर इंग्लिश में देखूँ या तो फिर हिंदी में देखूँ। तो फिर आगे क्या है, देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो अवसादी शैलें जो हैं इसमें हमें पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी मिल सकते हैं, जो कभी उन पर रहते थे। जैसे बहुत टाइम पहले, जैसे कि वहाँ पर कुछ भूकंप आया होगा, पलट गई होंगी चट्टानें, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, तो हमें उनके अवशेष भी मिलते हैं वहाँ पर, मतलब जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म किसे कहते हैं अभी बता देती हूँ मैं आपको। तो ये जो है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें अवसादी चट्टानों का, तो अवसादी चट्टान जो है इसका एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, जो है बालू के दानों से बनता है। बालू के दाने क्या है, आग्नेय चट्टानें थी, क्योंकि जो हमने महीन दाने सुना था, और बलुआ पत्थर क्या हुआ, इसी का बन गया, बालू के दानों का बन गया। तो ये जो बन गया बलुआ पत्थर, ये हो गया हमारा अवसादी चट्टान, और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि किस चट्टान में जीवाश्म भी पाए जाते हैं, तो जीवाश्म होते हैं शैलों की परतों में दबे हुए मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, वो जीवाश्म कहलाते हैं। मान लो हज़ारों करोड़ों साल पहले वो वहाँ पर जीव रहते होंगे, पेड़ पौधे भी रहे होंगे, वो दब चुके हैं उन चट्टानों में, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, तो उनके जो जीवाश्म मिलते हैं, उनके जो अंश मिलते हैं, अवशेष जो मिलते हैं, उनको हम कहते हैं जीवाश्म। तो हम डायरेक्ट अवशेष वगैरह ना कह करके जीवाश्म कह देते हैं। तो ये जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों के अंदर, अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा टाइप आता है चट्टानों का, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक होती है, हिंदी में कहेंगे रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें। मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक शब्द से बना है, मेटामॉर्फोज, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। अब रूप परिवर्तन जो है, इसका काम भी रूप परिवर्तन ही है। आग्नेय और अवसादी चट्टानें जो होती हैं रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं, ऐसी संभावना है। तो आग्नेय और अवसादी जो हमने अभी तक चट्टानें जो 2 टाइप की पढ़ी हैं, ये रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। और कैसे बदलती हैं ये, अगर इनको उच्च तापमान और दाब, प्रेशर मिले, हीट और प्रेशर मिले अगर इनको, तो तब ये दोनों चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। तो उदाहरण अगर हम लें तो चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है। चिकनी मिट्टी ये हमारा दूसरी चट्टानों का उदाहरण है, लेकिन स्लेट जो है ये हमारा है रूपांतरित चट्टान, तो स्लेट में बदल सकती है। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारा संगमरमर चूना पत्थर में बदल सकता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अब तीनों चट्टानें हमने जान ली हैं, अब हम जानेंगे रॉक साइकिल के बारे में, ये क्या होता है। तो देखो ये जो चट्टानें हैं सभी, ये एक चक्रीय तरीके से एक दूसरे में बदल जाती हैं, और ये जो इनका ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इनकी, ये कहलाता है शैल चक्र। तो अगर हम देखो इनका प्रोसेस हम समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस इनका होता है। देखो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, जो हमने पहले भी देखा था। तो देखो सबसे पहले ये मैग्मा की फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पर
मान लो कोई पर्वत है, इसमें अंदर मैग्मा है इस तरह से। अब ये मैग्मा जो अंदर ही ठंडा हो जाता है, इसके बारे में हमने क्या जाना था, ये अंतर्भेदी आग्नेय शैल होती है, और जो बाहर निकल जाता है ये बहिर्भेदी होती है। तो ये होते हैं आग्नेय शैली दोनों। तो अब ये जो है जब बन गया, चट्टान बन गया, तो ये बन गया आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के जब टुकड़े हो जाएंगे, ये टूट फूट जाएगी, तो ये बन जाएंगे अवसाद, और अवसादी चट्टान का ये निर्माण करेंगे। इसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगी अधिक ताप और दाब के कारण। मेटामॉर्फिक रॉक से ये फिर से, जैसे इस पर ताप और दाब पड़ेगा मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टानों पर, ये फिर से मैग्मा बन जाएगा, मतलब फिर से मैग्मा का रूप ले लेगा ये, और फिर से मैग्मा के बाद ये वाला प्रोसेस फिर से फॉलो होगा। और इग्नियस रॉक जो है ये डायरेक्टली भी मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती हैं, और सेडिमेंट्री के बाद भी चेंज हो सकती हैं ये। तो ये वाली जो चट्टान है मेटामॉर्फिक, ये भी अवसादी में बदल सकती है। ये देखो एरो दिया हुआ है ना, ये भी अवसादी में बदल सकती है, मतलब ये एक दूसरे की फॉर्म में ये चेंज हो सकती हैं अगर इनको अधिक ताप और दाब मिले तो एक दूसरे में इनका इसी तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो ये यहाँ पर यही दिया हुआ है सारा। तो रॉक्स जो हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं हमारे लिए, ये काफ़ी उपयोगी होती हैं, काफ़ी सारे काम आती हैं ये, जैसे कि रोड्स जो बनते हैं, रोड्स बनते हैं, घर बनते हैं, हमारे बिल्डिंग्स बनती हैं, ये इन्हीं से बनती हैं। तो जो कठोर चट्टानें होती हैं इन्हीं के उपयोग इनमें किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, तो वाइट मार्बल से ये बना है, संगमरमर से बना है ताजमहल, और ये रेड सैंडस्टोन से बना है। तो ये सब चट्टानों के ही प्रकार हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स में हमें देखने को मिलती हैं। तो चट्टानें जो हैं इनका यूज़ देख लेते हैं, क्या क्या उपयोग है इनके, किस रूप में हमें काम में आती हैं। तो चट्टानें जो हैं इसमें खनिज होते हैं काफ़ी, खनिज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं ये, और इनमें कुछ भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। तो ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं कुछ, जैसे कि कोयला है, प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है। और कुछ उद्योगों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि लोहा हमें ज़मीन से ही मिलता है, खुदाई से निकलवाते हैं, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो ये सभी जो खनिज हैं ये सभी हमें चट्टानों के अंदर मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं ये चट्टानें हमारे लिए। तो विश्व की सबसे गहरी खदान होती है वो जगह जहाँ से हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी खदान दक्षिण अफ्रीका में है, और खदान करीब 4 किलोमीटर गहरी है। अंदर ज़मीन में अगर देखें तो 4 किलोमीटर गहरी है। और अगर बात करें गहराई की, कितने किलोमीटर तक हम खोद चुके हैं, तेल की तलाश में इंजीनियर्स जो हैं वो लगभग 6 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा खोद चुके हैं। तो 6 किलोमीटर कितना ज़्यादा दूरी होती है, आप सोच सकते हैं। एक फैक्ट और दिया हुआ है, तो एक तो ये हो गया, एक और दिया हुआ है, देखो जो हमने पृथ्वी की लेयर्स के बारे में पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसके बारे में दिया हुआ है, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, केंद्र तक पहुंचने के लिए, मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये बीच वाला बिंदु है जो कि मैंने बताया था आपको। आप मान लो एक ठोस गेंद लें और उसको बिल्कुल बीच वाले पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना होगा, तो जैसे आप सुई से आप पहुंच सकते हैं, सुई से आप बिल्कुल सेंटर तक पहुंचेंगे, तो आपकी वो जो दूरी होगी, जैसे आप सुई से बिल्कुल सेंटर तक सुई को घुसाएं, जैसे प्याज को ले लें, प्याज में भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो आप जैसे बीच वाले बिल्कुल पॉइंट में प्याज के सुई निडल अगर घुसा कर देखते हैं, तो जो निडल का जो वो वाला पार्ट होगा जो कि प्याज के अंदर गया हुआ है, तो वही हम 6 किलोमीटर मान लेते हैं, सॉरी 6000 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये इस तरह से जो गया हुआ है, ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमें सेंटर पहुँचने के लिए 6000 किलोमीटर का गड्ढा खोदना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एक चीज़ और है कि प्रकृति में पृथ्वी के आयतन का केवल एक भाग होता है। जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, हो गई हमारी परपटी, जो ऊपर वाली लेयर हमने देखी थी, जैसे एग को मान लें, उबला हुआ एग, तो आयतन का केवल एक भाग है, मतलब एक ही भाग है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं, ये मान लो 100% है, तो इसका एक भाग होगा 1%। तो सिर्फ ये 1% भाग ही है ऊपर वाला। इसके अंदर वाली जो लेयर है, ये वाला भाग होगा हमारा 84%। जो मेंटल वाला भाग है वो है हमारा 84%, और जो बिल्कुल भीतर वाला भाग है, कोर सेंटर वाला, ये हमारा सिर्फ 15% है। तो इस तरह से हम इसका डिवीज़न कर सकते हैं। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है, यानी कि यही त्रिज्या मैंने बताई थी, सेंटर से जो सरफेस तक का जगह होती है इसको हम त्रिज्या कहते हैं, और यही है 6371 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कितनी गहरी है पृथ्वी। तो तब जाकर सेंटर पहुँचेंगे, तो अभी तक तो कोई पहुँच नहीं पाया है, क्योंकि ताप और दाब भी बहुत ज़्यादा होता है सेंटर में।
और खुदाई भी इतनी पॉसिबल नहीं है। आप सोचें कि 6000 किलोमीटर कितना गहरा होगा, तो ये बहुत गहरा है ये पृथ्वी का भाग। तो इसमें भी समझ लेते हैं एक बारी से। देखो ये जो ये वाली चीज़ समझ लेते हैं इसको। आयतन का जो है ये एक ही भाग है, जो ऊपर वाली लेयर है एक ही भाग है ये आयतन का, पूरा जो आयतन है इसका वॉल्यूम जिसे कहते हैं। तो इस तरह की 3D जो चीज़ें होती हैं उनका हम वॉल्यूम देखते हैं। तो एक भाग है आयतन का सिर्फ पर पट्टी हमारी। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो मेंटल वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हमारा 84% में आता है, 84% में। और बाकी का बचा हुआ जो हमारा अंदर वाला भाग है ये हमारा सिर्फ 15% बनाता है। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को रेगुलर वीडियोस देखने के लिए। तो इसी तरह से सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी तो एग्ज़ाम्स चलेंगे आपके जनवरी के मिड तक, तो तब तक जितना भी हो पाएगा वो मैं कराऊंगी। इसके बाद मैं आपकी पेड क्लासेस कराऊंगी, तो फ्री क्लासेस अभी मिल रही हैं आपको, तो आप चाहें तो देख लें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं हर टॉपिक के बाद कराती हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी आए हुए हैं। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।